हर्षवर्धन जी, आप बता रहे थे कि कैसे एक जो आदिल हसन कह रहे हैं कि साजिश की जा रही है मुसलमानों के खिलाफ, अपने विरोधियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा, क्या ये उसके निशान है? शिवम त्यागी। पद्मजा जी, आपका सवाल मैं मिस कर गया, एक बार प्लीज आप फिर से हाँ, मैं ये पूछ रही थी, आदिल हसन का कहना है कि ये सिर्फ आपके जो राजनीतिक विरोधी हैं या फिर मुसलमान हैं उन सब के खिलाफ एक मिलीजुली साजिश है। भले से ही आप बुलडोजर की बात कर लें या फिर आप बात कर लें वक्फ कानून की। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है, भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। या फिर आप बात कर लें लिंचिंग की। देखिए पद्मजा जी, एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूं, जहां तक सबसे पहली बात बुलडोज़र की है, तो बुलडोज़र में तो आप लंबे समय से मीडिया से जुड़ी रही हैं। आपको याद होगा कि नोएडा में भी इसी तरह का एक कांड हुआ था। उसमें एक श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति था, उसके घर पर भी अवैध निर्माण पर बुलडोज़र चला था। तो क्या मुस्लिम है क्या वो? मुझे तो नहीं लगता। नंदगोपाल नंदी जो इस सरकार में एक मंत्री रहे, उनका भी जो अवैध निर्माण, थोड़ी जो दीवार बाहर निकली हुई थी वो गलती से अवैध हुई, तो उस पर भी बुलडोजर चला। वो मुस्लिम है क्या? बिल्कुल मुस्लिम नहीं है। अगर मैं इसके अलावा और लोगों पर बात करूं तो प्रत्युष से लेकर और न जाने कितने नाम हैं जिन लोगों पर सिर्फ हिंदू हैं और उन पर बुलडोजर चला। कोई भी अगर गलत करेगा तो उस पर बुलडोजर चलेगा ही। इसमें किसी को हिंदू मुस्लिम करने की आवश्यकता नहीं है। ना जाति देखकर चलता है, ना धर्म देखकर चलता है। लेकिन माफ कीजिए, बलात्कार में अगर मोईद खान नाम का एक व्यक्ति है और जब जांच की तो पता चला कि उसने अवैध तालाब की जमीन कब्जाई हुई थी और उस पर वो कब्जा करके बैठा था, तो उस पर बुलडोजर चलेगा ही। बलात्कार की वजह से नहीं, उसने जो अवैध जमीन कब्जाई हुई थी उसकी वजह से। या फिर अगर मुख्तार अंसारी ने होटल गजल बनाया हुआ था, अवैध संपत्ति जो थी, अगर पता चला उसका कि वो अवैध संपत्ति। पद्मजा जी, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, मैं बिल्कुल सुन नहीं पा रहा हूं, ना बोल पा रहा हूं। अभी उसको ठीक कराती हूँ, 10 सेकंड में आप अपनी बात खत्म कीजिए। थैंक यू। हेलो, आप मुझे सुन? हाँ, लगता है उनका भी फोन कट गया। आदिल हसन जवाब देना चाहते हैं, फिर मैं तस्लीम रहमानी जी आपके पास आती हूँ। मैम, आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रही हैं सर। हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब बहुत अच्छी बात कर रहे थे जी। तो कल्याण में जो बेचारा गरीबी मुसलमान था, तबरेज अंसारी गरीब था, अखलाक गरीब था, जो कल बीफ में हरियाणा में मारा वो भी गरीब था। जितना भी मॉब लिंचिंग हुई है उसमें कोई अमीर के साथ नहीं हुई है। और जितना त्यागी जी अभी लंबी लंबी बात कर रहे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना पड़ेगा। ये टीवी का एंकर का वीडियो भेज दीजिएगा सुप्रीम कोर्ट को। भारत सरकार और सरकार को जवाब नहीं देगा। इनका टीवी का जितना जो मॉब बिल्डिंग बुलडोजर पे है, इन्हीं का वीडियो भेज देंगे और फिर देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा। सुप्रीम कोर्ट इसमें आज संज्ञान ले लिया है और उम्मीद है, मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर जरूर जजमेंट बेहतर देगा और इनकी आंख खुलेगी, इनका अहंकार टूटेगा। और हर्षवर्धन साहब अगर गरीब मुसलमान की उन्नति और प्रगति चाहते हैं, हम तो बार बार बोल रहे हैं कि हर जो वक्फ का भ्रष्टाचार है उसको आप खत्म कीजिए, जो इंक्रोचमेंट है उसको खत्म कीजिए। ये तो बार बार बोल रहे हैं, लेकिन आपकी कथनी और करनी में अंतर है। बॉम्बे में उद्योगपति को आप दिए, मैं उसको उसी से कम से कम 1000-2000 करोड़ वक्फ को दिलवा दीजिए। मोदी जी उनके शादी में जाते हैं, बहुत अच्छे संबंध है मोदी जी का, उनका भी वक्फ की जमीन पर घर बना। इंसाफ कर दीजिए। मैं हाथ खड़ा करे जा रहा हूँ, आप देख नहीं रही है शायद। राजेश जी, आपके पास ही फौरन वापस आती हूँ फिर। असली मुश्किल समझिए आप, आदिल भाई जो कह रहे हैं वो गरीबों को कह रहे हैं कि मुकेश अंबानी का जो घर बना है वो हमने क्लेम कर दिया तो हमको दे दो। तमिलनाडु का गांव, 1500 साल पुराना मंदिर, 1400 साल पहले इस्लाम शुरू हुआ, लेकिन मंदिर पे कब्जा दे दो और वो भी पता न चलता। अगर वहां कोई एक व्यक्ति अपनी जमीन बेचने के लिए नहीं गया होता तो उसको पता ही नहीं चलता कि इसकी परमिशन तो एसडीएम से नहीं, वक्फ बोर्ड से लेनी है। मुझे लगता है कि जो आदिल कह रहे हैं मैं उससे पूरी तरह साथ हूं। भाई, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? इसी के लिए तो वक्फ का कानून आया है, इसीलिए ओवैसी साहब उस कमेटी में है, इसीलिए इमरान मसूद उस कमेटी में है। और मैं तो कहता हूं जितना कुछ आपके मन में आ रहा है आप भी बताइए, क्योंकि आप मुसलमान हैं, हमें तो वक्फ का बहुत पता है नहीं, तो हम तो थोड़ा बहुत बता पाएंगे। आप जितना भ्रष्टाचार है उसकी सूची बना के भेजिए और मैं तो कहता हूं उसको सार्वजनिक भी कीजिए। अगली बार पद्मजा की डिबेट में आइए तो आप बताइए कि ये नंबर 1 to 10 ये करप्शन के मसले हैं वैसे। और अमानतुल्लाह खान एक मसला है, लेकिन हमने तो ये भी सुना है कि हैदराबाद में ओवैसी साहब भी वक्फ की जमीन पर कब्जा की, वहां लोगों ने केस किया हुआ है। इसकी भी सच्चाई जरा बता दीजिए। राजेश गुप्ता जी। देखिए पद्मजा जी, पहले तो मैं शिवम को बता दूं, शिवम ने कई डिबेट मेरे साथ करी है। मेरा नाम राजेश गुप्ता है और राजेश चौधरी पता नहीं मुझे क्यों कह रहे हैं।
और वो बीजेपी के जितने हमारे बड़े बड़े प्रवक्ता बैठते हैं उनके साथ जाके पूछेंगे तो नाम बता देंगे। इसलिए ज्यादा तेज बोल के शोर बचा के अपनी बात को रखने का मुझको कोई फायदा नहीं है, आराम से अपनी बात को रखें। दूसरी बात इस बात का है कि जो इतनी तेज ये शोर मचाए जा रही है कि हम उसके ऊपर पॉइंट्स के ऊपर क्यों नहीं बोल रहे। 2016 के अंदर सीबीआई ने केस रजिस्टर करा अमानतुल्लाह खान के ऊपर, 6 साल इन्वेस्टिगेशन करी, कुछ नहीं निकला। उसके बाद में चार्जशीट में लिखा, एसीबी ने गिरफ्तारी करी, एसीबी ने भी यही लिखा जब बेल हुई कि कोई भी ब्राइबरी के सबूत, कोई भी ऐसी चीजों के सबूत नहीं मिले हैं जो इकोनॉमिक ऑफेंस कहा जाए। उसके बाद में ईडी ने उन्हीं चीजों पे, उन्हीं धाराओं के अंदर ईडी ने उनके ऊपर केस करा, 2023 में छापा मारा और चुनाव से ठीक पहले एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। देखिए जो प्रवक्ता है AIMIM के, वो भाई साहब कह रहे थे कि ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश है। मेरा मानना है कि हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश है, ये देश के संविधान के खिलाफ साजिश है, क्योंकि देश के अंदर इस तरीके की बातें होती नहीं थी। ये लोग सिर्फ और कोई बात नहीं करते, महंगाई की, बेरोजगारी की, ये कोई बात नहीं करते। 24 घंटे यही सब चलता रहता है, 24 घंटे इसी पे डिबेट्स कराना चाहते हैं कि बस आप देखिए, आपकी भी मजबूरी, आप इससे डिबेट कराओगे क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कोई नया कानून आ रहा है तो डिबेट करानी पड़ेगी। लेकिन देखिए ये डिबेट नहीं, कोई मजबूरी नहीं है राजेश जी, ये तो एक बड़ा मुद्दा है ना, हमारे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने गई है, इतने बड़े बड़े नेता 21 हमारे सांसद आप किसी के बीच में नहीं बोलती, हफ्ते में 2-2 मीटिंग कर रहे हैं, इसलिए हम डिबेट कर रहे हैं, कोई मजबूरी नहीं है, बड़ा मुद्दा। मैं मजबूरी इस तरीके से नहीं कह रहा था जैसे आपने लिया। मेरा कहना यही है कि देश में अगर बड़ी कोई कमेटी बैठेगी, कोई बड़ा कानून आएगा तो राष्ट्रीय चैनल को उस पर बात करनी होगी। मैं आप पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं लगाता ही नहीं। मैं तो शिवम पे नहीं लगाता जो इतना कुछ बोल देता है, व्यक्तिगत बार बार बोलता है, मैं उसको कुछ नहीं कहता। बच्चा है, अभी सीख जाएगा, जिस दिन निगम पार्षद की टिकट मिलेगी समझेगी राजनीति क्या होती है। बोलने तो कोई बात नहीं, मेरा ये कहना है कि व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाने चाहिए, पॉइंट्स पे पॉइंट चलना चाहिए। बेवजह ईडी का, सीबीआई का, अब तो सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है अब तो मान जाओ, अब तो देश की जनता ने आपको समझा दिया कि तानाशाही नहीं चलेगी, अब तो मान जाओ। इस देश के संविधान से, बाबा साहब अम्बेडकर से इतनी नफरत क्यों है भाई तुम्हें? क्यों ऐसे काम करते हो? पर राजेश जी, राजेश जी, इससे पहले कि शिवम त्यागी जवाब दें, मैं तस्लीम रेवानी के पास भी जाऊंगी। ये तो AIMIM के आदिल हसन भी मान रहे हैं कि करप्शन तो होता है वक्फ की जमीन में, और वो ये भी कह रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो खुद मानते हैं कि हैदराबाद से लेकर मुंबई से लेकर दिल्ली में वक्फ की संपत्ति में भ्रष्टाचार होता है। पद्मजा जी, जब किसी जनप्रतिनिधि की या किसी आम आदमी की भी गिरफ्तारी होती है, उसकी आजादी को छीना जाता है, तो उसके बहुत कॉन्क्रीट एविडेंस होने चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट क्या कहना है? आप किसी को जेल के पीछे जानेंगे, उसकी लिबर्टी को, उसकी आजादी को छीनेंगे तो कोई बड़े पुख्ता कारण होने चाहिए कि ऐसा वो आदमी क्या करने वाला है जो आप उसको जेल में डाल के इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। इन्वेस्टिगेशन 2016 से चल रही थी और सीबीआई और एसीबी ने माना है उसमें कोई सबूत नहीं है, तो अब उसको फिर जेल में डाल दो क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। आप समझिए कि इनका सीधा साधा खेल ये है कि एक माहौल को दिल्ली के बिगाड़ा जाए। पिछली बार शाहीन बाग के नाम से बिगाड़ा था, मुरादाबाद में यूपी के अंदर मुजफ्फरनगर से बिगाड़ा था, गोधरा में गुजरात में बिगाड़ा था। ये एक सब्जी, ये सिस्टम है इनका, ये ऐसे काम करते हैं, ये इनका तरीका है काम करने का। चुनावों को बिगाड़ो, दंगे कराओ, माहौल बिगाड़ो और चुनाव को जीतने की कोशिश करो, जो दिल्ली में इनकी फेल हो जाती है। पिछली बार भी हुई थी, इस बार भी होगी।